देखो, फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड एज फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है परचेज ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्म, एंड सेकंड वन है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म। नाउ, अब परचेज ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्म, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि फर्नीचर जो है रीसेल के लिए खरीदा गया है या यूज़ करने के लिए, तो हम ये मानेंगे कि इसको फर्म ने यूज़ करने के लिए ही खरीदा है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कुछ ऐसा बताया गया होता कि इसको आगे रीसेल करने के लिए खरीदा गया है। तो इस हिसाब से ये हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर एक फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट खरीदना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, और इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर में ही कैलकुलेट करेंगे। सेकंड है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म। नेक्स्ट हमारा पार्ट ये था एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस बाय अ फर्म इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। यानी मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ? आपके ऑफिस की मेंटेनेंस हो सकती है ये, उसको बनाए रखने के लिए, ऑफिस को ठीक सिचुएशन में बनाए रखने के लिए आपने खर्चा किया है। लेकिन मेंटेनेंस से आपका पर्पस क्या है कि उससे आगे कुछ प्रोडक्शन हो सके। तो मेंटेनेंस यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड का काम कर रही है, इसलिए उसे हम इंटरमीडिएट गुड में ही कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग रीजंस, क्लासिफाई फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। तो इसमें आएगा, पहला है फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। नाउ अगेन, फर्नीचर परचेज एक तरह का फिक्स इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट में की इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए फिर से आंसर वही सेम रहेगा। लॉन्ग टर्म यूज के लिए इसे स्कूल्स खरीदते हैं, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट में ही गिना जाएगा। सेकंड है चॉक्स, डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज्ड बाय स्कूल। अगर कोई स्कूल चॉक, डस्टर इस तरह की चीज़ों को खरीदता है, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करना, एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करना। तो उससे फाइनली कुछ प्रोडक्शन जब होता है, तो उस प्रोडक्शन की वैल्यू को फाइनल सर्विस में गिना जाएगा, ना कि चॉक और डस्टर की वैल्यू को, क्योंकि चॉक और डस्टर का यूज़ किया जा रहा है आगे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपका बेसिकली बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले दो क्वेश्चंस आपके ये हो गए कि कौन सा फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह के और अभी क्वेश्चंस हम दूसरे वाले टॉपिक में रीड करेंगे। सीबीएसई गाइड, नेशनल इनकम, शॉर्ट आंसर 3 to 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और व्हाट वी कॉल जीडीपी ऑफ इंडिया? गिव रीजंस फॉर ईच आंसर। वैसे डोमेस्टिक इनकम और जीडीपी में फ़र्क होता है, लेकिन वो फ़र्क यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, बेसिकली डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो दोनों में डोमेस्टिक आता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कंसल्टेशन फी रिसीव्ड बाय अ डॉक्टर। अब एक डॉक्टर अगर कंसल्टेशन फीस लेता है तो वो उसकी सैलरी का पार्ट है, इसलिए उसे इंक्लूड किया जाएगा। सेकंड है परचेज ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक फर्म। न्यू शेयर्स अगर एक फर्म ने खरीदे हैं, तो वो डोमेस्टिक इनकम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि अगर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि पेपर एसेट है आपका ये, तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे कोई नया फिक्स एसेट क्रिएट नहीं होता, कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता। थर्ड है प्रॉफिट्स अर्न बाय अ फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेज इन इंडिया। एक फॉरेन बैंक है, वो इंडिया में अपनी किसी ब्रांच को चला रहा है, और उससे उस फॉरेन बैंक को प्रॉफिट होता है। तो आंसर है यस,
इट इज़ अ फैक्टर इनकम इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, तो इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाएगा। फोर्थ है सर्विस चार्जेस पेड टू अ डीलर और ब्रोकर इन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स। डेफिनेटली हमने पढ़ा था, जो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन उस पर मिलने वाली कमीशन जो है उसको नेशनल इनकम में डेफिनेटली इंक्लूड किया जाता है। आपने जो मेथड पढ़ा था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एड मेथड, उन तीनों के अंदर ये बात डेफिनेटली है कि प्रिकॉशंस में हमने पढ़ा था कि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन उसके ऊपर होने वाली या उसके ऊपर मिलने वाली जो कमीशन है उसे डेफिनेटली इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी, गिव रीजन। फर्स्ट हमारा है रेंट रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। अगर किसी इंडियन रेजिडेंट ने जिसकी प्रॉपर्टी सिंगापुर में है उसे रेंट मिला है वहां से, तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? आंसर है नो, बिकॉज इट इज अर्न्ड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे हमने देखा था, अगर कोई फॉरेन बैंक यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पर वो प्रॉफिट कमाता है तो वो यहाँ की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। ऐसे ही अगर हम कोई काम किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं और वहाँ से हमें कोई इनकम आती है तो वो उनकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो बेसिकली वो क्या है, वो एक तरह से जहां पर भी वो एक्टिविटी हो रही है वो उस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया। एक अमेरिकन बैंक है इंडिया में और उसकी एक ब्रांच, उस अमेरिकन बैंक की जो इंडिया में ब्रांच है उसने अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो आंसर है इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जैसे हमने पहले भी देखा था एग्जांपल में, क्योंकि ये जो बैंक है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सैलरीज पेड टू कोरियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कोरिया। अगर आपने किसी कोरियन को सैलरी पे की है जो कि इंडियन एम्बेसी में कोरिया में काम कर रहा है, यानी काम वो इंडियन एम्बेसी में कर रहा है लेकिन वो एम्बेसी कहाँ पर है, कोरिया में है, तो वो क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? डेफिनेटली। कोई भी कंट्री की एम्बेसी अगर किसी दूसरे देश में है, ऑब्वियसली एम्बेसी तो हमेशा किसी दूसरी कंट्री में ही होती है, इंडिया की एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी। इंडिया की एम्बेसी जिस कंट्री के लिए वो एम्बेसी बनाई गई है वो उस कंट्री के अंदर ही होगी। जैसे कोरिया का एग्जांपल लिया गया है कि कोरिया में इंडियन एम्बेसी है और वहां पर कोई कोरियन काम कर रहा है इंडियन एम्बेसी में और हम उसे सैलरी पे करते हैं, तो डेफिनेटली जो एम्बेसी है वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो इंडियन एम्बेसी इन कोरिया इज ट्रीटेड एज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट माना जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगला पॉइंट हमारा है थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज अ स्टॉक और फ्लो। पहला है वेल्थ, दूसरा है सीमेंट प्रोडक्शन। अब आपको अच्छे से डिफाइन इसका आना चाहिए कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारा है वेल्थ, दूसरा है सीमेंट प्रोडक्शन, और सी है सेविंग ऑफ अ हाउस होल्ड, एंड डी है इनकम ऑफ हाउस होल्ड। तो स्टॉक के बारे में पॉइंट्स हैं हमारे ए एंड बी। ए पॉइंट है वेल्थ और बी पॉइंट है सीमेंट प्रोडक्शन। सिंस दीज आर वेरिएबल measurable
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको स्टॉक और फ्लो की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स को अच्छे से रिवाइज करना है, इसके बाद तभी आपको क्लियर होगा। और फ्लो के लिए बताया गया है C&D यानी सेविंग्स ऑफ अ हाउस होल्ड एंड इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड, ये फ्लो में आते हैं। स्टॉक क्या होता है, विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या होता है, विच इज मेजर्ड ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने स्टॉक एग्जांपल देखा था कि वाटर इन अ टैंक एट 5 PM और वाटर फ्लोन ड्यूरिंग 5 to 5:30 PM फ्रॉम अ टैंक। तो फ्लो क्या हो गया, कितना पानी बह गया कितने टाइम में, और स्टॉक क्या हो गया, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कितना पानी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज अ स्टॉक और फ्लो। पहला है नेशनल कैपिटल, बी है एक्सपोर्ट्स, सी है कैपिटल फॉर्मेशन एंड डी है एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड्स। तो स्टॉक के अंदर पहला पॉइंट जो हमारा नेशनल कैपिटल है वो आ जाएगा। इट इज अ वेरिएबल मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो नेशनल कैपिटल को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी बी, सी और डी, एक्सपोर्ट्स, कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। देखो एक्सपोर्ट्स जो है वो ड्यूरिंग द ईयर आते हैं, ऐसे ही कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर होती है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड भी ड्यूरिंग द ईयर होता है। लेकिन नेशनल कैपिटल इसे स्टॉक की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी कैपिटल कितनी है। तो ये आपका पहला स्टॉक में आ जाएगा और बाकी के तीनों आपके फ्लो में आ जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, गिव रीजन। पहला है बोनस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज। वो पूछ रहा है क्या इन्हें किसी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली बोनस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और वी कैन से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब आप इनकम मेथड रिवाइज करेंगे उसमें ये पॉइंट्स में आ जाएगा आपके स्टेप्स में। सेकेंड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। अगेन it should be included in national income because defense service is considered final service, क्योंकि डिफेंस की जो सर्विसेज हैं, डिफेंस के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनसे फाइनली हमारी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाता है कि सिक्योरिटी है हमारी कंट्री में, जो हमारे सिटीजन्स हैं उन सबके लिए सिक्योर एनवायरनमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज मनी सेंट बाय अ वर्कर वर्किंग अब्रॉड टू हिज फैमिली। अगर कोई वर्कर देश के बाहर काम कर रहा है और वो अपनी फैमिली को कुछ पैसे भेजता है तो ये NFIA का पार्ट माना जाता है, तो इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में NFIA होता है, डोमेस्टिक इनकम में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन लंदन। कोई इंडियन बैंक है, लंदन में काम कर रहा है, तो क्या जब वो प्रॉफिट कमाएगा, इंडियन बैंक लंदन में काम कर रहा है, तो क्या वो इंडिया की नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। इंडियन बैंक जब लंदन से पैसे कमा कर लाएगा तो वो इंडिया के NFIA में इंक्लूड होगा। उसने कमाया उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, लेकिन वो लेकर उसको इंडिया में आएगा जब, तो वो इंडिया का NFIA बन जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाएगा, और इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात अच्छे से समझनी है कि अगर यहाँ से कोई पैसे बाहर से, यहाँ से कोई भी कंपनी जाती है, बैंक जाता है, कोई भी बाहर जाके पैसे कमा के यहाँ लेकर आता है, तो वो NFIA का पार्ट है। कमाया हमने उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, लेकिन
इंक्लूड वो हमारी NFIA में होगा जब यहां पर कमाई लेकर आई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री? गिव रीजंस। फर्स्ट, रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। डेफिनेटली अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस देता है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है। परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट, बाहर से आके कोई टूरिस्ट यहाँ खर्चा करता है, यहाँ सामान खरीदता है तो उसे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट, कोई प्रोडक्शन यूनिट गुड्स को कैरी करने के लिए एक ट्रक खरीदता है तो इट शुड बी इंक्लूडेड in national income because it is an addition to the capital stock of the production unit। तो ये इन्वेस्टमेंट है इसलिए इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स बाय हाउस होल्ड, वेल्थ टैक्स जो है इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट एंड पेड फ्रॉम पास्ट सेविंग्स ऑफ द टैक्स पेयर्स। आप लोग इसको अपने मेथड जो आपने किए थे उसमें उसके में से ही एक पार्ट इसमें आ जाएगा कि नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट होता है जिसके बदले में आप गवर्नमेंट को ये अपनी वेल्थ के ऊपर टैक्स पे करते हो और वेल्थ आपकी पास्ट सेविंग्स में गिनी जाती है। वेल्थ का मतलब होता है जो आपने पहले कमाया था, आपके पूर्वजों ने कमाया था। जैसे सैफ अली खान पटौदी फैमिली से, तो पटौदी फैमिली की जितनी भी वेल्थ है वो सैफ अली खान ने नहीं कमाई है, लेकिन उस वेल्थ के ऊपर वो टैक्स देता है जब, तो वो उसकी फैमिली की पास्ट सेविंग्स के ऊपर टैक्स होता है, तो वो करंट इनकम के ऊपर पे किया गया टैक्स नहीं है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। और ये एक ट्रांसफर पेमेंट है जिसके बदले में गवर्नमेंट से उसे कुछ नहीं मिलता, गवर्नमेंट सिर्फ उससे ये टैक्स वसूल करती है। नेक्स्ट है, इज नेट एक्सपोर्ट अ पार्ट ऑफ NFIA? नो, इट इज नॉट। नेट एक्सपोर्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, while NFIA is the difference between income earned from abroad by normal residents of a country and income earned by non-residents in the domestic territory of that country. It is not included in the domestic product, rather it is a component of national income. Therefore, both are different concepts. ठीक है, तो बेसिकली ये NFIA का पार्ट है लेकिन आपका ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, इसलिए इसे नेशनल इनकम में तो इंक्लूड करते हैं लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12 CBSE गाइड है, 3 to 4 मार्क्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, गिविंग रीजंस क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। तो ये हमने बोर्ड एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, CBSE बोर्ड वाले क्वेश्चन में। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, इट इज अ फाइनल इन्वेस्टमेंट, so it is considered as a final product. Chalk, duster, etc. purchased by a school, it is considered as intermediate product because इसका यूज हम आगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, ये अपने आप में फाइनल गुड या सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिविंग रीजंस एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइंड टू द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो आपको बताना है रीजन देते हुए कि क्या क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री ऑन द फार्म ओन्ड बाय द फैमिली, फैमिली मेंबर्स वर्किंग फ्री, हमारी फैमिली का एक फार्म है और उस पर हमारे फैमिली मेंबर्स फ्री काम करते हैं, तो उसे इम्प्यूटेड सैलरीज में गिना जाएगा। जैसे
अगर मैं अपने घर पे रहता हूँ तो मैं इसका मतलब खुद को रेंट पे कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं अपनी किसी काम को करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अगर मेरी फैमिली मेरे ही फार्म में मेरे साथ काम करवाते हैं, तो हम ये मानेंगे कि हमने बाहर से फैक्टर्स को एम्प्लॉय नहीं किया, हमने खुद अपने ही आपको लेबर की जगह यूज कर लिया। तो ये मानते हुए कि हम खुद को ही वो सैलरीज पे कर रहे हैं, वो खर्चा हमारा बच गया किसी लेबर को देने से। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स बाय जनरल गवर्नमेंट। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गवर्नमेंट ने कोई पैसा उधार लिया, बिकॉज गवर्नमेंट जब पैसा उधार लेती है तो वो सोसाइटी का वेलफेयर के लिए उस पैसे को यूज करती है, तो इसीलिए उससे कुछ, उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है। तो गवर्नमेंट जब पैसा उधार लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट, इसे नॉन फैक्टर पेमेंट में गिना जाता है। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज नॉन फैक्टर पेमेंट एज जनरली गवर्नमेंट बोरोज ओनली फॉर कंजम्पशन पर्पज। यानी जनरली गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट की बजाय सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसको यूज करती है, और उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ खास रिसीव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग रीजंस एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट असाइन टू द फॉलोइंग while estimating national income. Payment of income tax by a firm not included as income tax क्या है? By a firm, अगर एक फर्म गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे रही है तो वो एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि उस इनकम टैक्स के बदले में